नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राममूर्ति। तो साथियों, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं जनरल स्टडी फॉर BPSC TRE 4 और मैं हूं राममूर्ति, जैसा कि आपको पता ही है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। लेकिन इस पाठशाला को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बगल में पड़े हुए बेल के आइकन को दबा दीजिए। और आपको हमारा ये सेशन यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और संभव हो तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए, ये रहा आज का पहला प्रश्न। ये जो प्रश्न है ये BPSC TRE 3 में पूछा गया प्रश्न है। ये हिस्ट्री का प्रश्न है। किसका प्रश्न है? हिस्ट्री का ये प्रश्न है और ये TRE 3 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि बिहार का एक उग्र कृषक नेता कौन था? क्या वो राजकुमार शुक्ल थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, राजेंद्र प्रसाद थे? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा बी, यानी स्वामी सहजानंद सरस्वती। यहाँ आप देख सकते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में कुछ बातें यहाँ कही गई है। कहता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के एक उग्र किसान नेता थे। कैसे नेता थे? बिहार के एक उग्र किसान नेता थे। कहता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार में किसान सभा आंदोलन की शुरुआत की थी। और वो किस आंदोलन की शुरुआत किए थे? बिहार में किसान सभा आंदोलन की। उन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा यानी BPKS की स्थापना किया था। याद रखेंगे। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? 1929 में। और ये किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अगर आगे की ओर बात करते हैं तो इसका मकसद यानी बिहार प्रांतीय किसान सभा जो था, इसका मकसद था जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ किसानों की शिकायतों को संगठित करना था। स्वामी सहजानंद सरस्वती एक बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वे भाषावाद, समाजशास्त्री, इतिहासकार, दार्शनिक, लेखक, व्याकरणिक, तपस्वी, क्रांतिकारी, मार्क्सवादी और राजनीतिज्ञ थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म 22 फरवरी 1889 को गाजीपुर में हुआ था और उनका निधन 26 जून 1950 को पटना में हुआ था। यानी इनका जन्म हुआ था गाजीपुर में और निधन कहाँ हुआ था? पटना में 26 जून याद रखेंगे। निधन कब हुआ था? 26 जून 1950 में। सब आदमी कमेंट में लिख देंगे निधन कब हुआ था? 26 जून को छठा महीना और 1950। 26 जून 1950 को इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। सब आदमी कमेंट में लिखेंगे इनका निधन कब हुआ था? 26 जून 1950 को। कहाँ हुआ था? पटना में। और जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1889 को। कहाँ? गाजीपुर में। कहाँ? गाजीपुर में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है कि किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोधकारी शक्तियों का विरोध किया? 1856 में खानदेश के जनजातियों ने, 1855 से 56 में बिहार के संथालियों ने, 1850 में छोटा नागपुर के जनजातियों ने। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो बी होने वाला है। यानी 1855 से 1856 में बिहार के संथालियों ने। अब जरा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये सभी प्रश्न BPSC में पूछे गए प्रश्न हैं। प्रूफ के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं हॉल मार्क लगा हुआ है। चलिए, यानी QR है। क्या है? हॉल मार्क नहीं, इसे QR कहिए। QR स्कैन इसी कीजिएगा तो क्वेश्चन आ सकता है। ये QR लगा हुआ है। चलिए, तो ये रहा इसका डिस्कशन, आप देख सकते हैं। कहता है कि बिहार के संथालियों ने 1855 से 56 में कर की नई व्यवस्था के खिलाफ शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था।
इस विद्रोह को संथाल हुल नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? संथाल हुल नाम से जाना जाता है। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि संथाल हुल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 में। कहता है कि यह विद्रोह ब्रिटिश उपनिवेश अधिकारियों, साहूकारों, जमींदारों और व्यापारियों के शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ था। आगे बात करते हैं तो कहता सिद्धू, कानू, चंद और भैरव नाम के 4 भाइयों ने, फूलो और झानो नाम की उनकी 2 बहनों ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। यानी इसके विद्रोह के नेतृत्व करने वाले 6 भाई बहन थे, जिसमें से 4 भाई कौन कौन थे? सिद्धू, कानू, चांद, भैरव। अब उनकी 2 बहन, पहली बहन कौन थी? फूलो, और दूसरी बहन झानो। फूलो और झानो ये उनकी 2 बहन थी। ये 6 आदमी मिलकर के इस विद्रोह का नेतृत्व किए थे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और भाई कहाँ भाग गया तुम भाई? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। ये प्रश्न बीपीएससी टीआर 3 में पूछे गए हैं। और ये भी देखिए बीपीएससी टीआर 3 का ये 36 नंबर प्रश्न है। इसे पढ़िए, ये शायद बायोलॉजी का प्रश्न है। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। चलिए, कहता है कि निम्नलिखित में से ए भैया प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? क्या वो दादुर यानी टोड है, मगरमच्छ है, मछली है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो जरा समझते हैं गर्म खून वाला कौन कौन होता है और ठंडा खून वाला कौन कौन होता है। चलिए, तो यहां आप देखिए, गर्म खून वाले जानवरों को एंडोथर्मिक कहा जाता है। ये जानवर पर्यावरण से स्वतंत्र होकर अपने शरीर का तापमान स्थिर करते हैं। गर्म खून वाले जानवरों के कुछ उदाहरण ये है, जैसे कि स्तनधारी यानी मानव जो है, स्तनधारी मानव हो या जानवर हो, सब गर्म खून वाले होते हैं, जैसे कि कंगारू। उसके बाद पक्षी, कबूतर और गोरैया और कुछ मछलियाँ। तो इसमें पक्षी आ जाएगा, मछली आ जाएगा, कबूतर और गोरैया आ जाएगा और आदमी आ जाएगा। तो इसमें कौन नहीं आएगा जरा समझिए। देखिए यहाँ कहता कौन गर्म खून वाला है, तो मछली आ जाएगा यहाँ पर ना। मगरमच्छ नहीं, मगरमच्छ बच्चों को दूध नहीं पिलाता है। और ये दादर, ये नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी मछली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। शायद ये फिजिक्स का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए, ये सर्किट सिंबल से लिया गया है। कहता है कि चित्र में, ई वाला चित्र है, और कहता है कि चित्र में दिखाया गया संकेत की विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं? मतलब ये जो चित्र दिखाया गया है, इसको विद्युत परिपथ में क्या नाम से जानते हैं? प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, प्लग कुंजी के नाम से जानते हैं, विद्युत बल्ब के नाम से जानते हैं, या बैटरी के नाम से जानते हैं? तो देखिए, अगर प्रतिरोध की बात करेंगे तो प्रतिरोध का सिंबल लेना वाला होता है ना। बैटरी की बात करेंगे तो बैटरी का सिंबल यह होता है। प्लग की बात करेंगे तो प्लग का सिंबल ऐसा होता है। तो अब बच क्या गया? विद्युत बल्ब। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। यानी इस सिंबल का मतलब होता है परिपथ में विद्युत बल्ब। अब चलिए जरा इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, विशेष संकेत की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो सिंबल है, ऐसा वाला सिंबल जिसमें एगो बड़का एगो छोटका है, इसे सेल यानी बैटरी कहते हैं। सेल कहते हैं, इकाई कहते हैं, यानी बैटरी की इकाई। और यही सेल जब बहुत जुड़ जाता है तो ये क्या बन जाता है? बैटरी बन जाता है। देखिए, ये है ओपन स्विच। क्या है ये? ओपन स्विच। और ये वाला है बंद स्विच। ये जो है, ये जो क्रॉस का सिंबल है बॉक्स गोला में घेरल, इसे फिलामेंट बल्ब कहते हैं। ई जो है ऐसा वाला चतुर्भुज वाला, इसे कहते हैं फिक्स रजिस्टर। ई वाला जो है इसे कहते हैं वेरिएंट रजिस्टर। ये है भी लिखल है तो ये वोल्ट मीटर, आ ए लिखल है तो आम मीटर। चतुर्भुज में सीधे ना लिखल है तो एक फ्यूज कहा जाता है। देखिए, ये वाला क्या है?
डायोड है, ये वाला क्या है एलईडी है, ये क्या है और ये है एलडीआर है, और ये क्या है ट्रांसमीटर है। क्या है ये ट्रांसमीटर है। तो इस प्रकार से बहुत सारा ये जो इम्पोर्टेंट सिंबल है इसे याद रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर सिंबल से प्रश्न पूछ दिया तब आपको पता रहेगा सिंबल, तब आप बना पाइएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ आप देख सकते हैं, हमने जो बतलाया सी ऑप्शन नंबर कहता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब यानी इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्गत यानी आउटपुट को इस सिंबल के द्वारा क्या किया जाता है, चिन्ह से दर्शाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, आप इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। चलिए प्रश्न कहता है कि डैश अ नेशन इन मार्किंग, अ नेशन इन मैकिंग है, सॉरी मार्किंग कहते हैं, मैकिंग, अ नेशन इन मैकिंग नामक पुस्तक के लेखक है। क्या वो वल्लभ भाई पटेल है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, एमजी रानाडे है, या जीके गोखले है। तो अगर हम बात करते हैं अ नेशन इन मेकिंग, तो इसके लेखक जो है ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके लेखक है, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब जरा इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर इधर कुछ महत्वपूर्ण बुक्स है और इनके लेखक के नाम है। जैसे अगर बात करते हैं अ नेशन इन मेकिंग, तो इनका जो लेखक है वह है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेशन की बात करें तो इनका लेखक है गोपाल कृष्ण गोखले। अगर भारत विभाजन की बात करें तो इसका लेखक है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और विधवा पुनर्विवाह की बात करें तो इसका लेखक है महादेव गोविंद रानाडे। कौन है? महादेव गोविंद रानाडे। एक बार सुरेंद्र नाथ बनर्जी के लेखक कौन है? अ नेशन इन मेकिंग, गोपाल कृष्ण गोखले का नेशन, और भारत विभाजन सरदार वल्लभ भाई पटेल, और महादेव गोविंद रानाडे विधवा पुनर्विवाह। ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक, और इधर उनके लेखक का नाम है, या इधर लेखक तो इधर उनके पुस्तक है, इसे याद रखेंगे। ये हिस्ट्री का प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि डैश द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। क्या वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड रिटेन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, या लॉर्ड इरविन? तो ये जो देसी प्रेस अधिनियम है इसका जो उद्देश्य डैश द्वारा प्रस्तावित, तो ये जो देसी प्रेस अधिनियम है ये किसके द्वारा प्रस्तावित था? तो ये लॉर्ड लीटन के द्वारा था। किसके द्वारा? लॉर्ड लीटन के द्वारा। 20 का सही आंसर होता है। अब जरा इसका डिस्कशन देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ बातें, यहाँ इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई है। वैसे तो बहुत बातें हैं। यहाँ कहता है कि देसी प्रेस अधिनियम वायसराय लॉर्ड लीटन द्वारा 1878 में पास किया गया था। यानी अगर बात करते हैं हम लोग देसी प्रेस अधिनियम, देसी प्रेस अधिनियम की, तो ये लॉर्ड लीटन के द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड लीटन के द्वारा पास किया गया था। लॉर्ड लीटन के द्वारा पास किया गया था। कब पास किया गया था? तो 1878 में। पास कब किया गया था? 1878 में। कहता है कि इस एक्ट में भारतीय भाषाओं में प्रस्तावित होने वाले सभी समाचार पत्रों व पत्रिकाओं पर नियंत्रण लगा दिया गया, परंतु अंग्रेजी में प्रस्तावित होने वाले समाचार पत्रों पर यह लागू नहीं हुआ था। मतलब इस एक्ट के तहत भारत में जितने भी समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं थे जो कि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित नहीं होता था, सब पर क्या लगा दिया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन जो समाचार पत्र या पत्रिकाएं अंग्रेजी भाषा में पब्लिश होता था उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, परंतु ऐसी सामग्री छापने वाले पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान था, जिससे जनता में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष पनपने की संभावना हो। यह मुख्यतः राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश था। यानी सोम प्रकाश जो था वो एक राष्ट्रवादी जो था वो अंग्रेज के विरुद्ध लिखता था। इस पर प्रतिबंध लगाया गया, को दबाने के लिए लगाया गया था। इस अधिनियम के पारित होने के अगले ही दिन कोलकाता से बंगला में प्रकाशित अमृत बाजार
पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होता था? बंगला से, को अंग्रेजी दैनिक पत्र बना दिया गया। और ये जो अमृत बाजार पत्रिका था इसका नाम बदल कर क्या रखा गया? अंग्रेजी दैनिक पत्र बना दिया गया, जिससे संपादक शिशिर कुमार घोष थे। और इसके संस्थापक कौन थे? शिशिर कुमार घोष थे। इस एक्ट के तहत समाचार पत्रों को न्यायालय में अपील करने का कोई अधिकार नहीं था। इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने 1882 में इस अधिनियम को रद्द कर दिया गया। देसी प्रेस अधिनियम लाया कौन? लॉर्ड लिटन। कब लाया? 1885 में। और बंद कौन किया? तो लॉर्ड रिपन। बंद कौन किया? लॉर्ड रिपन। रिपन बंद किया। कब बंद किया? तो ये बंद किया 1882 में। कब बंद किया? 1882 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। तो प्रश्न कहता है कि 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? क्या वो सुभाष चंद्र बोस थे, विट्ठल भाई पटेल थे, भगत सिंह थे या मोतीलाल नेहरू थे? तो अगर हम बात करते हैं कि 1925 में केंद्रीय विधानसभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष की, तो वो थे विट्ठल भाई पटेल। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल, यानी बी सही आंसर है। यहां पर आप देख सकते हैं, कहता है कि विट्ठल भाई पटेल एक भारतीय राजनीतिक नेता, स्वराज पार्टी के सह संस्थापक और सरदार पटेल के बड़े भाई थे। विट्ठल भाई पटेल क्या थे? सरदार पटेल के बड़े भाई थे। विट्ठल भाई पटेल 1925 में, कब? 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। और एक बात यहां से और याद रखेंगे कि ये स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे। कौन थे? स्वराज पार्टी के सह संस्थापक भी रह चुके थे विट्ठल भाई पटेल, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। ये पॉलिटी से लिया गया है, इंडियन पॉलिटी से लिया गया ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, बीपीएससी खास करके बीपीएससी टीआरई के लिए। कहता है कि अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूलतः डैश अनुच्छेद थे, 348, 448, 444 या 495। तो जिस समय 26 नवंबर 1949 ईस्वी को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, उस समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे 26 नवंबर 1950 को। आप यहां देख सकते हैं, यहां उसी बात को लिखा गया है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा पारित हुई और 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। भारत का संविधान विश्व के गणतांत्रिक देशों में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान निर्माण के समय इसे कुल 338 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भागों में विभाजित किया गया था। यानी जिस समय में भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, उस समय में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। एक बार फिर से, जिस समय में भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, उस समय में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग था। कितना भाग था? 22 भाग था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, और यहां देखिए, यहां नंबर लिखा है, इसका मतलब ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। 51 नंबर प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को देखिए और जवाब दीजिए। कहता है कि संघ इकाइनोड मेटा के लिए क्या सत्य है? यह त्रिस्तरीय है और इसमें सिलोमिक गुहा होता है। अगला है, इसमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है। यह विशेष रूप से मुक्त
जीवी समुद्री जंतु है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर कीवर्ड लगा है जो बताता है कि बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए ज़रा हम लोग इकाइनोड मेटा के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद अपने आप समझ जाएंगे कि क्या मसला है इसका। तो देखिए, इसमें एक स्टेटमेंट था कि इसके शरीर में जलीय संवहन प्रणाली होता है। ये बात तो सही मिल गया उसमें, यानी यहाँ से अभी तक कुछ नहीं मिला तो ये बात मिल गया। कौन बात? ये इसमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है। तो अभी तक तो बी सही है। पूरे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, पूरे जितने भी बात इसके बारे में दिए गए हैं इकाइनोड मेटा के बारे में, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी बात कहता है कि इकाइनोड मेटा संघ जीवों में ये लक्षण पाए जाते हैं। सबसे पहला क्या है कि इनके शरीर कांटेदार और उबड़ खाबड़ होता है। ये जो इकाइनोड मेटा संघ के जो जीव होते हैं, इनके शरीर क्या होते हैं? कांटेदार होते हैं और उबड़ खाबड़ होते हैं। दूसरा बात, इनके शरीर में जल संवहनी प्रणाली होती है। सही बात है। इनके शरीर में पेंटा रेडियल समरूपता होती है। और यहाँ पर क्या दिया है? पेंटा रेडियल। और यहाँ पर क्या दे दिया? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय नहीं, पंचस्तरीय। त्रिस्तरीय नहीं क्या, बल्कि कौन स्तरीय? पंचस्तरीय। तो ये तो गलत हो गया। पेंटा रेडियल होता है तो ये गलत हो गया। अभी तक केवल बी सही है। क्या है? केवल बी सही है। चलिए, कहता है पेंटा रेडियल समरूपता होती है। अब देखिए, कहता है इनके शरीर में रेडियल समरूपता होती है। और कैसा रेडियल? पेंटा रेडियल। कहता है इनके शरीर में एम्बुलेक्ट्रल प्रणाली होती है। इनके शरीर में पुनर्जनन की क्षमता होती है। इनके शरीर में 5 भाग होते हैं जो एक केंद्रीय अक्ष के चारों ओर सममित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। इनके शरीर में 5 पक्षीय कंकाल होते हैं और इनके शरीर में कांटेदार बाह्य कंकाल होते हैं। सही बात है, इनके बाह्य कंकाल होता है। कहता है इनके शरीर में ट्यूब फीट होते हैं। क्या फीट होते हैं? ट्यूब फीट होते हैं। अब जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है इकाइनोड मेटा के कुछ उदाहरण, जैसे कि समुद्री तारा, भंगूर सितारा, समुद्री अर्चिन, रेत डॉलर, समुद्री खीरे, सेसाइल समुद्री लिली या स्टोन लिली। ये सब समुद्रीय जीव है जो इसके अंतर्गत आते हैं। और समुद्र में क्या होता है? पानी। तो इसका मतलब ये तो स्पष्ट हो गया कि ये विशेष रूप से मुक्त समुद्री जीव जंतु है। तो एक ये भी सही और एक ये भी सही। इस प्रकार से जो अपना सही आंसर होने वाला है वो डी हो जाएगा। सही आंसर क्या होने वाला है? डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं इकाइनोड मेटा का कुछ चित्र है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 इसमें भी है, 1 2 3 4 5 इसमें भी है, और इसमें तो बहुत है जो पंच में है। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये टीआरई में पूछा भी गया है। इसके कुछ फिगर्स यहाँ हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। बहुत अच्छा ये प्रश्न है अपने आप में। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, नाभिकीय ईंधन, पेट्रोलियम, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जरा इसके बगले में देख लीजिए ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में क्या आता है? कोयला, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और क्या? बायोगैस इधर आता है। और अनवीकरणीय में क्या आता है? कोयला। तो यहाँ क्या पूछा है? नवीकरणीय, तो कोयला नहीं आएगा। चलिए, यहाँ कहता है कि प्राकृतिक गैस, खनिज और जैव ईंधन, ये सब जो है अनवीकरणीय है। ये सब क्या है? अनवीकरणीय है। अब इसमें से बात आता है कि जो प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस किसकी बात नहीं है। खनिज में क्या आता है? पेट्रोलियम। तो ये होगा नहीं। अब ना तो ये है ना ये है।
अब भाई साहब बात करते हैं नाभिकीय ऊर्जा का। अब नाभिकीय ऊर्जा, इसमें तो चर्चा नहीं है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ हमने उसके डिटेल में बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है। देखिए सौर के नवीकरणीय ऊर्जा में क्या क्या आ सकता है। देखिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल विद्युत, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, इथेनॉल और जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, ये सब जो है प्राकृतिक गैस से अलग होते हैं। ये गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से बेहतर है। चलिए तो अब इसमें जो अपना ऑप्शन आ जाता है वो क्या आ जाता है, पेट्रोलियम और कोयला छट जाता है, बच क्या जाता है, नाभिकीय ईंधन। क्या बच जाता है, नाभिकीय ईंधन भी बच जाता है। जरा इसके बारे में डिटेल में बातचीत कर लेते हैं। तो ये जो होते हैं ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से बेहतर होता है। गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से क्या होता है, बेहतर, यानी जिसे नवीकरणीय नहीं किया जा सकता, जिसे फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिसे नया नहीं किया जा सकता, उसे गैर नवीकरणीय कहते हैं। अब इससे क्या बात होती है, तो इससे जलवायु परिवर्तन कम होता है। ये सब यूज करने से जलवायु परिवर्तन क्या होता है, कम होता है। इससे वायु प्रदूषण कम होता है, इससे स्वास्थ्य बेहतर होता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न फिर से अगर आप इसे देखेंगे तो इसमें QR लगा हुआ है जो ये बात को बताता है कि ये जो प्रश्न है ये BPSC TRE में पूछा गया है। हम बहुत सारे प्रश्न PYQ लिए हैं और इसे पढ़िए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। चलिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग यानी SRC के सदस्य थे। KM पानीकर, हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखिए कहता है कि अगर 1853 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य की बात करेंगे तो क्या फजल अली है, KM पानीकर है और हृदयनाथ कौन है, कंजूरी है। और इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो क्या है, फजल अली इसके अध्यक्ष भी है, आयोग के अध्यक्ष है। जबकि यानी इसका मतलब है कि इनमें से तीनों इनके सदस्य है। क्या है, इनमें से तीनों इनके सदस्य है, यानी यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़िए। ये बायोलॉजी का प्रश्न है और इसमें प्रश्न संख्या लिखा गया है, यानी ये भी PYQ है, यानी TRE में कभी ना कभी ये प्रश्न पूछा गया है। आप इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, थायराइड, पिट्यूटरी, लैक्रिमल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। चलिए तो सबसे पहले हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं किसके बारे में, तो अंतःस्रावित ग्रंथि और बाह्य स्रावित ग्रंथि के बारे में। वैसे आप इस फिगर को देख करके इसका आंसर बता सकते हैं। इस फिगर में जो है ये जो है अंतःस्रावित ग्रंथि का नाम लिखा गया है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये जो है ये अंतःस्रावी है तो ये नहीं होगा। अब यहाँ देखेंगे तो ये थायराइड ग्लैंड्स है तो ये नहीं होगा ना, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा इसका सही आंसर। चलिए लेकिन हम इससे पहले डिटेल में कुछ बातचीत कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर अंतःस्रावी ग्रंथि कहते किसे हैं। तो कहेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि वे ग्रंथियाँ होती है जो हार्मोन को सीधे रक्त में छोड़ती है, यानी वे ग्रंथि जो हार्मोन को क्या करती है, सीधे रक्त में छोड़ती है। इन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन शरीर के कई कार्य को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि पीयूषिका ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी कहते हैं, थायराइड, टेस्टिस और पीनियल ग्रंथि, थाइमस, अधिवृत्त ग्रंथि यानी जिसे एंड्रोनल कहते हैं, और ये
पाराथायराइड यानी जिसे उपवटुका ग्रंथि कहते हैं, डिम ग्लैंड्स जिसे ओवेरी कहते हैं, और लैंगरहैंस की द्वीपिका। ये सब जो ग्लैंड्स है ये सब अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो हार्मोन को सीधे ब्लड में छोड़ता है। अब बात हम लोग कर लेते हैं किसके बारे में, तो हम लोग अब बातचीत करेंगे, यहाँ पर कुछ बातें हैं जो अंतःस्रावित ग्रंथियां से जुड़े हुए हैं। जैसे कि जो पीयूषिका ग्लैंड्स को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीयूषिका ग्लैंड्स को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसके बाद यह मस्तिष्क के आधार पर स्थित रहता है। आप इस फिगर को देखिए ना, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, इस फिगर को देखिए, ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है ये यहाँ है और ये यहाँ पर उपस्थित है। ये कहाँ है, मस्तिष्क के आधार पर उपस्थित है और इसे मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसका आकार की बात करें तो यह मटर की आकार की होती है। किस आकार की होती है, मटर की आकार की होती है। अगर हम लोग अधिवृत्त ग्रंथि की बात करें तो ये गुर्दा के ऊपर स्थित होते हैं। यह कॉर्टिसोल और एड्रेनल जैसे हार्मोन का उत्पादन करता है, यानी अधिवृक्क ग्रंथि से कॉर्टिसोल और एड्रेनल हार्मोन क्या होता है, उत्सर्जित होता है। अगर पीनियन ग्रंथि की बात करें तो ये सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करती है। यह एक छोटे पाइप कोन की तरह होते हैं। किसकी तरह, छोटे पाइन कोन की तरह होते हैं। अगर हम लोग उपअवटुका ग्रंथि की बात करें तो ये हार्मोन कैल्शियम के उपापचय को नियंत्रित करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगले प्रश्न से पहले ये रहा बाह्यस्रावी ग्लैंड्स ग्रंथि। कहेंगे बाह्यस्रावी ग्रंथि वे ग्रंथियां होती है जो नालियों के जरिए पदार्थ को बाहर निकालती है। इन ग्रंथियों से निकलने वाले पदार्थ में लार, दूध, स्वेद, म्यूकस और सीवन सम्मिलित है। बाह्यस्रावी ग्रंथि के बारे में ज़्यादा जानकारी, तो ये लार ग्रंथि लार वाहिनी में लार स्रावित करती है। लार ग्रंथि जो होता है ये नली के द्वारा लार वाहिनी में लार को स्रावित करता है। अग्नाशय ग्रंथि अग्नाशय वाहिनी में अग्नाशय अर्क स्रावित करता है। अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन और ग्लूकागॉन जैसे हार्मोन भी क्या करता है, स्रावित करता है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों एक बार फिर से कहते हैं लाइक करके ही जाइए, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और आपको कमेंट में जो भी लिखना हो आप लिख सकते हैं, स्वतंत्र है, लेकिन बिना कमेंट किए नहीं जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।